तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल विद क्यूट बॉय पे। वन ऑफ द क्यूट बॉय ऑफ द YouTube आपके लिए एक नया कंसेप्ट लेके आ चुका है। अच्छा ना, आज के टॉपिक में जो बात होने वाली है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पे बात होने वाली है। वो होने वाली है HVAC और HVDC ट्रांसमिशन पे। अच्छा, आजकल के पावर सिस्टम में ना हमारे दो ट्रांसमिशन जो है ना, वो बड़ी फेमस ट्रांसमिशन है। एक तो HVAC और एक होते हैं HVDC। अच्छा, इनसे रिलेटेड ना क्वेश्चंस भी बहुत सारे बन रहे हैं आजकल। ठीक है, कोई सा भी जेई का एग्जाम उठा के देख लो, पावर ग्रिड का तो खासकर टॉपिक होता है HVAC और HVDC का। ठीक है, HVAC HVDC पूछना ही पूछना है पावर ग्रिड ने। ठीक है, अब देखिए जरा सबसे पहले ना इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए कि HVAC HVDC ट्रांसमिशन जो होते हैं, इनमें फर्क क्या क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं HVAC ट्रांसमिशन की। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है HVAC। अब मतलब क्या है इसका? हाई वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट ट्रांसमिशन को बोलते हैं HVAC ट्रांसमिशन। ठीक है, अब हाई वोल्टेज पे अल्टरनेटिंग करंट की ट्रांसमिशन करना, उसको बोलते हैं HVAC ट्रांसमिशन। ठीक है, अब HVAC को हम पहले डील करते हैं। ठीक है, HVAC में क्या होता है कि AC के ना बहुत ज्यादा फायदे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ना हम HVAC ट्रांसमिशन करते हैं। ठीक है ना, तो हम पहले HVAC की बात करते हैं। अच्छा, AC का सबसे बड़ा एडवांटेज आपको पता ही होगा। ठीक है, AC को ना स्टेप अप और स्टेप डाउन करा जा सकता है। क्यों? क्योंकि ट्रांसफार्मर जो होता है ना, वो AC पे काम करता है। ऑब्वियस सी बात होती है, 11 kV पे हमारी इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उसको ना हम हायर वोल्टेज तक ट्रांसमिट कर सकते हैं पावर ट्रांसफार्मर से, जनरेटिंग स्टेशन पे लगे हुए जो पावर ट्रांसफार्मर होता है उसके थ्रू। जैसे कि 11 kV को 400 kV में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, 220 kV में कन्वर्ट कर दिया, 765 kV में कन्वर्ट कर दिया। ये जो वोल्टेजेस का लेवल होता है ना, ये डिपेंड करता है कि पावर सिस्टम में हमारा डिस्टेंस कहां तक हमें फीड करना है और स्टेबिलिटी कितनी है पावर सिस्टम की। तो 765 हो गया, 400 kV हो गया। ठीक है, तो इतनी हायर वोल्टेज पे हम स्टेप अप कर सकते हैं। क्या बोलते हैं, HVAC ट्रांसमिशन में। ठीक है, और स्टेप डाउन भी कर सकते हैं हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर पे, क्योंकि ट्रांसफार्मर AC में काम करता है, तो ट्रांसफार्मर जो होता है बहुत ही ज्यादा फायदा देता है हमें AC को कन्वर्ट करने में। ठीक है, अब दूसरा फायदा देखिए HVAC ट्रांसमिशन के। ठीक है, HVAC ट्रांसमिशन का जो सेकंड फायदा है वो देखिए कि हाँ, AC जो होती है ना हमारी, उसको हायर वोल्टेज तक जनरेट करना भी इजी होता है। AC जो होती है ना, उसको जनरेट करना भी तो इजी होता है ना। जैसे जनरेटिंग स्टेशन पे हमारे 11 kV तक पे हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, और कई जो फॉरेन कंट्रीज होती है, वहां पे हम 33 kV पे भी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। क्यों? क्योंकि AC में ना कोई कम्यूटेशन नाम की प्रॉब्लम नहीं होती, इसीलिए हम AC को हायर वोल्टेज तक भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है AC ट्रांसमिशन का, कि जो AC सबस्टेशन हमारे होते हैं ना, AC सबस्टेशन हमारे जो होते हैं ना, उनमें उनकी जो मेंटेनेंस होती है, ठीक है, वो थोड़ी इजियर होती है और चीपर कॉस्ट में होते हैं, सस्ते होते हैं कॉस्ट में DC के कंपैरिजन में। ठीक है, और क्या होते हैं, और एफिशिएंट भी बहुत होते हैं AC सबस्टेशन जो हमारे होते हैं ना, HVAC के जितने भी सबस्टेशन होते हैं वो एफिशिएंट भी हमारे बहुत होते हैं। ठीक है, अब क्योंकि HVAC में खूबियां तो इतनी है ना, लेकिन इसके नुकसान भी बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, अब खूबी तो इसकी ये है कि इसमें हम ट्रांसमिट और डिस्ट्रीब्यूट बड़ी इजीली कर सकते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन करके। ठीक है, क्योंकि ट्रांसफार्मर AC पे काम करता है। दूसरा मैंने पॉइंट बताया कि इसके जो सबस्टेशन होते हैं वो थोड़े लेस कॉस्टली होते हैं और उनका मेंटेनेंस भी इजी होता है, एफिशिएंट सबस्टेशन होते हैं। चौथा पॉइंट मैंने बताया कि AC को जनरेट करना हायर वोल्टेजेस तक इजी है, क्योंकि AC के अंदर कम्यूटेशन नाम की कोई चीज नहीं होती है। ठीक है, कम्यूटेशन क्या चीज होती है कि जब भी कोई आर्मेचर की कॉइल जो होती है ना, ब्रश एक्सिस यानी MNA को क्रॉस करते हैं ना, तो वो पर्टिकुलर टाइम के लिए शॉर्ट हो जाती है। ठीक है, ये तो DC के केस में होता है, जो DC जनरेटर्स होते हैं। लेकिन हम AC जनरेटर्स की अगर हम बात करें ना, अल्टरनेटर्स वगैरह की, उनमें कम्यूटेशन नाम की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसलिए हम उनको हायर वोल्टेज तक जनरेट कर सकते हैं AC को। लेकिन इतनी सारी खूबियां होने के बाद भी जो नुकसान है ना HVAC के, वो बहुत ज्यादा है। सबसे पहला नुकसान जो HVAC का है ना, वो इतना मेन नुकसान है कि HVAC में ना इंडक्टेंस भी काम करती है, कैपेसिटेंस भी काम करती है। अब देखिए, AC करंट होगा तो इंडक्टेंस भी होगी। अब हम डिसएडवांटेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, HVAC की, अगर AC करंट चलेगा तो इंडक्टेंस भी होगी। इंडक्टेंस होने की वजह से जो ट्रांसमिशन लाइन होगा उसमें ड्रॉप होगा। दूसरा, नो लोड पे अगर हम किसी AC लाइन को ऑपरेट करते हैं, तब भी उसमें चार्जिंग करंट रहता है, जो कैपेसिटेंस की वजह से बनता है। ठीक है, फेज टू अर्थ के बीच में जो कैपेसिटेंस होती है ना, उसकी वजह से जो चार्जिंग करंट रहता है ना नो लोड पे, वो भी अननेसेसरी लॉस क्रिएट करता है हमारा। ठीक है, ये तो हो गया पहला सबसे डिसएडवांटेज HVAC ट्रांसमिशन का, HVAC का। दूसरा,
जो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल रिक्वायर्ड होता है ना, क्या बोलते हैं, HVAC ट्रांसमिशन में वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू DC ट्रांसमिशन के, ठीक है। तीसरा क्या होता है, स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट और प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट जो होते हैं ना, ये दो बहुत ही बड़े डिसएडवांटेज होते हैं HVAC ट्रांसमिशन में। स्किन इफेक्ट की वजह से ना जो एंटायर क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है ना किसी भी AC कंडक्टर का, वो यूटिलाइज नहीं हो पाता। आपको पता है स्किन इफेक्ट बहुत ही बुरी चीज होती है, क्योंकि AC पे ना इंडक्टेंस काम करती है, और इंडक्टेंस होती है तो रिएक्टेंस भी होती है कंडक्टर की, और वो रिएक्टेंस क्या होती है ना, धक्का देती है AC करंट को कि साइड में फ्लो कर, बीच में से ना फ्लो कर मेरे, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज एक और होता है HVAC ट्रांसमिशन का, कि इसमें ना स्किन इफेक्ट बहुत और प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, ये दोनों बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं, और ये एक सिस्टम को एफिशिएंट नहीं होने देते। तीसरा, कोरोना लॉस। कोरोना लॉस जो होता है AC ट्रांसमिशन में वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। जितनी ज्यादा हायर वोल्टेजेस होंगी ना, उतनी ज्यादा कोरोना इसमें देखने को मिलेगा। अब ये कोरोना क्या होता है, आपने पढ़ा भी होगा कि जब भी किसी हाई वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट ट्रांसमिशन के थ्रू ना HVAC ट्रांसमिशन के थ्रू जब भी कभी किसी हाई वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट HVAC ट्रांसमिशन लाइन में ना जितनी हायर वोल्टेजेस होती है ना, उतनी ज्यादा ना उसके अक्रॉस की साउंड सुनाई देती है, जिसको बोलते हैं नॉइस लॉस। इसी नॉइस लॉस को कोरोना बोलते हैं, और इसी की वजह से ना ओजोन गैस वगैरह भी मिलती है, ठीक है। ये एक वायलेट ग्लो होता है कंडक्टर के अराउंड, ठीक है, जो कि एयर इंसुलेशन के ब्रेक होने से आता है, ठीक है। तो ये जो कोरोना होता है ना, ये बहुत ही ज्यादा डिसएडवांटेजेस होता है HVAC के केस में, ठीक है। हालांकि हमने कुछ सारे स्टेप्स तो ले लिए हैं आजकल, क्योंकि जब हमारा पावर सिस्टम एडवांस हो रहा है, उसके अंदर बंडल कंडक्टर्स की एप्लीकेशन यूज होती है कोरोना को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। पर फिर भी देखो, फिर हमें एक्स्ट्रा खर्चा भी तो करना पड़ रहा है ना, बंडल कंडक्टर्स लगाने पड़ रहे हैं कोरोना के लिए, ठीक है, क्योंकि AC में कोरोना बहुत मैटर करता है, ठीक है, काफी ज्यादा होता है ये, ठीक है, की साउंड जो आती है, ठीक है, एयर इंसुलेशन ब्रेक होने की वजह से, ठीक है। अच्छा, अगर हम अंडरग्राउंड केबल्स के बारे में बात करें, ठीक है, तो अंडरग्राउंड केबल को HVAC पे ऑपरेट करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। क्यों? AC करंट जो होता है ना केबल्स के केस में, वो ना शीथ लॉस बहुत ज्यादा क्रिएट करता है, ठीक है। अब अननेसेसरी शीथ लॉस जो होता है ना, वो लॉसेस को बढ़ाता है, ओवरऑल अंडरग्राउंड सिस्टम की जो एफिशिएंसी होता है ना, उसको रिड्यूस कर देता है, ठीक है। और जो कंस्ट्रक्शन होती है ना AC ट्रांसमिशन सिस्टम की, अगर हम बात करें, मान सकते हैं कि कॉस्टली हो पड़ जाती है एक तरीके से, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स है ना इसके, ये बहुत ही ज्यादा क्या बोलते हैं, मेन पॉइंट्स हैं HVAC के डिसएडवांटेजेस की, ठीक है। तो इसीलिए HVAC में ना बहुत ज्यादा हमारे डिसएडवांटेजेस होते हैं, ठीक है। और हाँ, एक होता है इंटरफेरेंस विद द कम्युनिकेशन लाइन। अब ये इंटरफेरेंस विद द कम्युनिकेशन लाइन क्या होती है, ठीक है। जब भी कोई AC करंट हमारा होता है ना, HVAC लाइन कहीं से जा रही होती है ना, उसके साथ में कोई कम्युनिकेशन लाइन जा रही होती है, तो उसके साथ ना वो रेडियो इंटरफेरेंस करती है। अच्छा, रेडियो इंटरफेरेंस जो करता है ना, वो AC करंट बहुत ज्यादा करता है एज कम्पेयर टू DC करंट के, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है HVAC ट्रांसमिशन का, ठीक है। तो इतने सारे डिसएडवांटेज देखते हुए ना हमने HVDC की तरफ रुख करना शुरू किया है, ठीक है। हालांकि HVDC भी बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, अभी तो इंडिया में पूरी तरीके से उतरा भी नहीं है, तो हमने ना HVDC की तरफ थोड़ा बहुत रुख करना शुरू कर दिया। अब HVDC क्या है? HVDC का मतलब होता है हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट ट्रांसमिशन। अच्छा, DC ट्रांसमिशन के ना बहुत ज्यादा फायदे हैं। DC ट्रांसमिशन के सबसे बड़े फायदे क्या है? एक DC ट्रांसमिशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट फायदा होता है ना, वो होता है कि इसमें जो AC ट्रांसमिशन होता है ना, उसमें 3 कंडक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं, रेड, येलो और ब्लू, ठीक है। लेकिन DC ट्रांसमिशन जो होता है ना, इसमें सिर्फ एक कंडक्टर पॉजिटिव और एक कंडक्टर नेगेटिव होता है, ठीक है। 2 ही कंडक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, और कभी कभार तो कई केसेस में सिर्फ एक कंडक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। जो रिटर्निंग पाथ होता है वो हम अर्थ को ही दूसरा कंडक्टर एज अ यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो HVDC जो होता है ना, वो कंडक्टर मटेरियल को भी सेव करता है। दूसरा जो सबसे खास फायदा हो गया HVDC ट्रांसमिशन का, कि HVDC ट्रांसमिशन में ना स्किन इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, DC करंट जो होता है ना, वो इंडक्टेंस को नलीफाई कर देता है। अगर DC करंट में इंडक्टेंस है ही नहीं, मतलब रिएक्टेंस नहीं है, तो मतलब एक तरीके से जितना करंट हमारा पास हो रहा है ना, पूरा का पूरा वो एंटायर क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास होएगा, तो करंट पूरा फुली अपने आप को यूटिलाइज कर सकता है, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन में। तीसरा पॉइंट जो HVDC ट्रांसमिशन का है ना फायदेमंद, कि इसमें ना नो लोड पे ना कोई चार्जिंग करंट फ्लो नहीं करता, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, कैपेसिटेंस काम नहीं करती DC पे, ठीक है।
तो इसीलिए चार्जिंग करंट की जो प्रॉब्लम होती है ना इसमें, वो बिल्कुल भी नहीं होती, ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप लेसर होते हैं क्योंकि इंडक्टेंस काम नहीं कर रही, ठीक है, चार्जिंग करंट फ्लो नहीं कर रहा, कहीं कोई लॉस नहीं हो रहा। तो ऑब्वियस सी बात है जो HVDC ट्रांसमिशन में हमारे लॉसेज होंगे ना वो बहुत कम होंगे HVAC के मुकाबले। तो HVDC ट्रांसमिशन को एक एफिशिएंट ट्रांसमिशन माना जा सकता है, ठीक है। और दूसरा, डीसी के केस में जो इंसुलेशन रिक्वायरमेंट होती है ना वो कम होती है एज कम्पेयर टू एसी के केस में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर नोटिस में लिया जा सकता है। और इसमें क्या होता है कि ना इकोनॉमिकल यूज जो है ना अंडरग्राउंड सिस्टम का वो बहुत अच्छा कर सकते हैं क्योंकि शीट लॉस बहुत कम होता है डीसी ट्रांसमिशन में एसी ट्रांसमिशन के कंपैरिजन में। तो अगर हम अंडरग्राउंड केबल के थ्रू करें ना कोई ट्रांसमिशन या कुछ करें तो इसमें इकोनॉमिकली हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, इसकी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है। अब इतने ज्यादा फायदे होने के बावजूद भी एसपीजीसी ट्रांसमिशन के कुछ ना कुछ लॉसेज हैं। एचवीडीसी भी कंप्लीटली परफेक्ट नहीं है, तभी कहते हैं ना भगवान ने जो भी चीज बनाई है ना, चाहे वो सृष्टि में हो चाहे वो टेक्नोलॉजी में हो, कोई भी परफेक्ट नहीं बनाई, कुछ ना कुछ भैया हानियां सबकी होती हैं। अब एचवीडीसी इतना फायदेमंद होने की वजह से इसकी हानियां क्या क्या हो सकती हैं। सबसे बड़ी फायदा, डीसी को हम ना कभी भी हायर वोल्टेज पे जनरेट नहीं कर सकते। आपने देखा होगा किसी भी इंडिया में पावर प्लांट में कभी भी डीसी जनरेट नहीं होती, एसी जनरेट होती है, ठीक है। कारण क्या है, डीसी के अंदर कम्यूटेशन प्रॉब्लम होती है। डीसी को हम कहां से जनरेट करेंगे, डीसी जनरेटर से। अगर आपने इलेक्ट्रिकल मशीन्स को बिल्कुल अपनी आत्मा से पढ़ा है मेरी तरीके से, तो आपको एक टॉपिक वहां पे याद होगा, कम्यूटेशन नाम का टॉपिक आता है। कम्यूटेशन एक बहुत ही खराब चीज होती है, स्पार्किंग प्रोड्यूस करती है। क्या होता है कि जब भी कोई आर्मेचर की कॉइल ब्रश एक्सिस यानी एमएनए को क्रॉस करती है ना, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस को, तो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए शॉर्ट होती है। अगर उस टाइम के दरमियान वो शॉर्ट होगी तो ठीक है, लेकिन रिएक्टेंस वोल्टेज ना उसको शॉर्ट नहीं होने देती और जिसकी वजह से उसमें ना स्पार्किंग प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो डीसी जनरेटर्स का ये सबसे खराब एक मान सकते हैं, खराब एक डिसएडवांटेज मान सकते हैं। और यही कारण होता है हम डीसी को कभी भी ज्यादा वोल्ट पे जनरेट नहीं कर सकते। डीसी को हम कभी भी हायर वोल्टेज पे जनरेट नहीं कर सकते। दूसरा सबसे बड़ा, स्टेप डाउन और स्टेप अप करना डीसी को, एचवीडीसी को बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है। अब देखिए हमारा खर्चा कितना आता है, यही फर्क होता है कि जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट होती है ना एचवीडीसी ट्रांसमिशन की, वो बहुत ज्यादा है। तो अभी इंडिया ना डेवलपिंग स्टेज में है। डेवलपिंग मतलब विकासशील देश है। यही कारण है कि अभी एचवीडीसी ना प्रॉपर तरीके से उतरा नहीं है इंडिया में। पावर ग्रिड ने उतारा है पर पावर ग्रिड भी ना अभी उतना एफिशिएंट नहीं हुआ है प्रॉपर एचवीडीसी में, ठीक है। मैक्सिमम काम जो होता है ना 70 से 80% पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में अभी भी वो एचवीएसी के थ्रू है, एचवीडीसी के थ्रू नहीं है, ठीक है। उसका कारण यही है कि एचवीडीसी जो सबस्टेशन है ना, उनकी जो कॉम्प्लिकेशंस होती है ना बनाने की, वो इतनी टफ होती है। आप खुद सोचो, मुझे एचवीडीसी ट्रांसमिशन अगर बनाना है, मैं कोई इंजीनियर हूँ, ठीक है। मान लो आशीष गौड़ एक इंजीनियर है, उनको आता है उनके लिए एक प्रोजेक्ट असाइन होता है कि तुम्हें ना एचवीडीसी ट्रांसमिशन करवानी है, मतलब बनवानी है, ठीक है। मान लो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पे ड्यूटी लगती है, तो देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम मुझे वहां बनवाना पड़ेगा। कैसे, अब इंडिया में तो जनरेशन होती है एसी पे और मुझे ट्रांसमिशन करवानी है डीसी पे, तो सबसे पहले मुझे रेक्टिफायर का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। खर्चा बढ़ गया। रेक्टिफायर भी कौन सा, वो वाला पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले रेक्टिफायर, कंट्रोल रेक्टिफायर्स, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, पहले एसी को डीसी में कन्वर्ट करेंगे, फिर डीसी पे हमारी ट्रांसमिशन होएगी, ठीक है, एचवीडीसी ट्रांसमिशन। अच्छा, फिर मेरे को, क्योंकि अब डिस्ट्रीब्यूशन जो इंडिया में होती है ना वो एसी पे होती है, क्योंकि जितने भी अप्लायंसेज होते हैं वो एसी पे होते हैं, ठीक है। तो ट्रांसमिशन कराने के बाद फिर मुझे इन्वर्टर लगाना पड़ेगा डीसी को दोबारा एसी में चेंज करने के लिए, ताकि कंज्यूमर एसी को यूटिलाइज कर सके। तो एचवीडीसी ट्रांसमिशन होती है ना, बीच में वो फंस जाती है एक तरीके से, समझ आया, ठीक है ना। टेक्निकल में गाइडेंस देने वालों की तो कमी है, नहीं तो टेक्निकल कितनी खूबसूरत चीज है, खुद सोचो। एक क्यूट लड़का यार इतना ज्ञान दे रहा है, सब्सक्राइब करो ना, जैसे ही दिखाई देता बटन दबाओ, क्यूट लड़का घर में हाजिर आपके, ठीक है। तो एचवीडीसी ट्रांसमिशन जो है ना इंडिया में, वो अभी भी, इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड में अभी भी ना बीच में हिचकोले खा रही है। क्यों, एसी पे जनरेशन होती है और एसी पे ही डिस्ट्रीब्यूशन होती है, तो बीच में ट्रांसमिशन करके ना हमें बड़ा ही फायदा तो होता है कि विद बहुत कम लॉसेस के थ्रू ट्रांसमिशन हो जाती है डीसी से। लेकिन यार सिस्टम भी तो कितना कॉम्प्लिकेटेड पड़ रहा है, ठीक है। सेंडिंग एंड पे मुझे रेक्टिफायर लगाना पड़ रहा है, ठीक है। रिसीविंग एंड पे मुझे इन्वर्टर लगाना पड़ रहा है, ठीक है। क्यों, एसी हमारी जनरेशन में एसी यूज होती है, एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जाएगा रेक्टिफायर से, फिर एचवीडीसी ट्रांसमिशन करी जाएगी, फिर रिसीविंग एंड पे इन्वर्टर लगा के, ठीक है ना, इन्वर्टर लगा के फिर करा जाएगा
डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, एसी पे। तो ये जो ओवरऑल जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट होती है ना एचवीडीसी ट्रांसमिशन की, वो बढ़ा देती है। इन्वर्टर्स का यूज, ठीक है, बढ़ा देता है, चॉपर्स का यूज, ठीक है, रेक्टिफायर का यूज, ठीक है। तो ये जो होता है ना ओवरऑल सिस्टम को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देता है, ठीक है। और ना तीसरी चीज, तो इसी की वजह से इसकी जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट होती है ना बहुत हाई होती है। और सबसे लास्ट पॉइंट, जो स्विचेस और सर्किट ब्रेकर्स यूज होते हैं ना एचवीडीसी ट्रांसमिशन के, वो उनकी ना अपनी कोई लिमिट होती है, वोल्टेज लिमिट, ठीक है। वो एसी की तरह ऐसे विथस्टैंड नहीं कर सकते। जैसे एसी पे तो हम SF6 सर्किट ब्रेकर का यूज कर लेते हैं एसी ट्रांसमिशन में, HVAC ट्रांसमिशन में, कि भाई हायर वोल्टेज तक के सर्किट ब्रेकर बढ़ा ले, वो 800 kV पे ऑपरेट होता है। क्या एचवीडीसी सर्किट ब्रेकर्स इतनी हाई वोल्टेज की लिमिट विथस्टैंड कर सकते हैं? पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इतनी हाई वोल्टेज की लिमिट को विथस्टैंड करने के लिए बहुत टफ कंडीशन होती है उनके लिए। तो जो स्विचिंग और सर्किट ब्रेकर्स होते हैं ना एचवीडीसी के, उनकी अपनी कुछ लिमिट्स होती हैं, जिस वजह से एचवीडीसी ट्रांसमिशन अभी तक प्रॉपरली कामयाब नहीं हुआ है पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि ये हिचकोले खाता है दोनों के बीच में, ठीक है ना। तो धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना। और अगर आपको लगता है कि मेरे में बाकी सारे यूट्यूब चैनल वालों में से अलग बात है, तो एक बारी ज़रूर लिख के देना भाई, हाँ तेरे में बात अलग है यार, तू अच्छा लगता है हमें, ठीक है। थैंक यू।